Now that we have studied the regulation of the blood pressure, we should also talk about the hypertension. Hypertension means an elevated level of blood pressure over a period of time. किसी एक मोमेंट पे नहीं, लेकिन over a period of time, multiple readings, multiple time period, उसमें अगर blood pressure का level raised आ रहा है, that is known as hypertension. हाइपरटेंशन को ट्रीट करना क्यों लाजमी है? क्योंकि वो फ्यूचर में जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकता है और मेन वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करता है. इट कैन लीड टू ब्रेन स्ट्रोक. ब्रेन स्ट्रोक मतलब ब्रेन का जो टिश्यू है वो डैमेज होगा एज अ रिजल्ट ऑफ हायर ब्लड प्रेशर. ब्लड वेसल्स डैमेज. ब्लड वेसल्स जो है हाई ब्लड प्रेशर को अगर सस्टेन ना कर सके तो दैट विल लीड टू द डैमेजिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स. हार्ट अटैक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर हमारा वर्कलोड जो है हार्ट का वो बहुत ज़्यादा होगा तो दैट विल लीड टू एक्सेसिव हार्ट पंपिंग. अगर वो हार्ट के हाई एक्टिविटी की वजह से है, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू एंजाइना एंड देन अल्टीमेटली हार्ट अटैक. विजन लॉस. अगर आइज़ जो है हमने पढ़ा है कि बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं. अगर आइज़ को ज़रा सी भी ब्लड सप्लाई का ऊपर नीच हो गई तो दैट कैन लीड टू विजन लॉस. स्पेशली अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कोई भी वेन या आर्टरी डैमेज हो गई तो दैट विल लीड टू विजन लॉस. बोन लॉस. हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हाई जो कैल्शियम है वो सिक्रीट होता है थ्रू द बॉडी. अगर वो सिक्रीट होता रहा तो जो ब्लड है वो बोन्स के थ्रू हमारा कैल्शियम ऑब्टेन करना शुरू कर देगा. अगर किडनी ने एक्सक्रीट ज़्यादा किया हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कैल्शियम, और ब्लड ने बोन से ऑब्टेन करना शुरू कर दिया कैल्शियम, तो बोन लॉस होगा. दैट विल लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस इन द फ्यूचर. किडनी फेलियर. अब हाई ब्लड प्रेशर को सस्टेन करने के लिए या उसको फिल्टर करने के लिए अगर किडनी के पास हाई ब्लड प्रेशर आएगा तो वो जो ग्लोमेरुलाई हैं वो डैमेज हो सकते हैं, एंड दैट विल लीड टू डैमेजिंग ऑफ नेफ्रॉन एंड अल्टीमेटली किडनी फेलियर, और किडनी का फंक्शन बहुत ज़्यादा हद तक डिक्रीज कर जाएगा. अब इसकी ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन की क्या है? हाइपरटेंशन को मल्टीपल एस्पेक्ट से हम देखते हैं और दो तरह से हम उसकी थेरेपी देते हैं, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल और एक फार्माकोलॉजिकल. नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब न्यूट्रिएंट्स उसके केयर करें, उसको एक्सरसाइज करने को कहें, वो हम आगे देखते हैं. फार्माकोलॉजिकल थेरेपी मतलब मेडिसिन के थ्रू. नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी मतलब उसका लाइफस्टाइल चेंजेस, उसको हमने प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसको डाइट अपनी सही करनी पड़ेगी. स्पेशली डाइट में उसने सॉल्ट का कम इंटेक करना है. सॉल्ट क्योंकि जब वो होगा ब्लड में हायर लेवल ऑफ सोडियम होगा ब्लड में तो वो वाटर को रिटेन रखेगा. वाटर को जब तक रिटेन रखा है तो ब्लड वॉल्यूम इतना ज़्यादा होगा कि वो ब्लड प्रेशर भी उसको भी ज़्यादा मेंटेन रखेगा, तो हाइपरटेंशन की स्टेट कॉन्टिन्यूसली डेवलप रहेगी. स्मोकिंग विल लीड टू हाइपरटेंशन, और स्मोकिंग उस बंदे को क्विट करनी पड़ेगी. साथ के साथ अल्कोहल रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी. अल्कोहल लीड्स टू हाइपरटेंशन. उसके अलावा लेस सैचुरेटेड फैट इंटेक. फैट जो है वो हाइपरटेंशन इंड्यूस करवाता है थ्रू हाइपरलिपिडीमिया. स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए. दैट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि स्ट्रेस लीड्स टू हाइपरटेंशन. स्ट्रेस को अवॉइड करवाना है. अल्कोहल रिस्ट्रिक्शन. पोटेशियम थेरेपी. पोटेशियम क्योंकि पोटेशियम जो है दैट लीड्स टू द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड. वो उसका ये पॉजिटिव इफेक्ट है. सो पोटेशियम थेरेपी देंगे. अगर वो बनानास वगैरह खाएगा, ऐसी वेजिटेबल जिसमें पोटेशियम है, तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट. More fruit and fiber intake will lead to good health when in case of hypertension. ये तो हो गई नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी. अब मेडिसिन कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं? दैट कम्स इन द फार्माकोलॉजिकल थेरेपी. ना तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, उनको हम क्लासीफाई 5 क्लासिफिकेशन है इसकी, उसको हम स्टडी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डाइज्यूरेटिक्स. डाइज्यूरेटिक्स का मतलब है द मेडिसिन्स दैट इंड्यूस डाइज्यूरेसिस, जो डाइज्यूरेसिस करवाती हैं. डाइज्यूरेसिस मतलब यूरिनेशन. अब इसमें क्या हो रहा है? डाइज्यूरेसिस में ये हो रहा है कि यूरिनेशन हो रही. यूरिनेशन में मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव होता है या फ्लूइड रिमूव होता है बॉडी से. सो इट इज़ द रिमूवल ऑफ फ्लूइड कंटेंट. जब फ्लूइड कंटेंट बॉडी से रिमूव होगा तो वो बॉडी में रिटेन कम रहेगा, ब्लड में कम रिटेन रहेगा, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम हो जाएगा. डाइज्यूरेसिस की वजह से ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. वो ब्लड हार्ट के ऊपर या वेस्कुलर वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंसिव स्टेट जो है वो कम रहेगी, मतलब वो नॉर्मल लेवल पे रहेगी. डायूरेटिक्स इंक्लूड, अब 3 क्लासेस हैं इनकी. थायाजाइड्स,
लूप डायूरेटिक्स एंड पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। थायाजाइड्स, अब ये इस तरह एक्ट करते हैं कि सोडियम और कैल्शियम, नॉट कैल्शियम, सोडियम और क्लोराइड चैनल्स को ना, आयंस को, सोडियम और क्लोराइड आयंस को रिमूव करवाते हैं बॉडी से। एज अ रिजल्ट जब सोडियम रिमूव होगा, रिटेन नहीं रहेगा, तो वाटर भी रिमूव हो जाएगा, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। जब वाटर एक्सक्रीट हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हाइपरटेंशन की स्टेट रिड्यूस हो जाएगी, वो नॉर्मल पे आएगा ब्लड प्रेशर। इनकी एग्जांपल्स क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, पॉलीथायाजाइड। अब ये एग्जांपल्स तो ऑफकोर्स रट्टे मारने वाली चीज़ें, वो तो याद करने पड़ेंगे। मैकेनिज्म्स इसमें हम देख लेते हैं सारों के। लूप डायूरेटिक्स नाम से शो हो रहा है कि लूप ऑफ हेलने पे एक्ट करेंगी, और इसमें फ्लूजेमाइड, ब्यूमेटानाइड एंड एथेक्रिनिक एसिड। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग मतलब पोटेशियम को स्पेयर कर देते हैं, पोटेशियम की रिलीज नहीं करवाते। अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि पोटेशियम को रिलीज नहीं करवाएंगे, एज अ रिजल्ट जो सोडियम और क्लोराइड है वो बॉडी से रिमूव होते रहते हैं। वो जब वो रिमूव होते रहेंगे तो वाटर रिटेन नहीं रहेगा, वाटर रिटेन नहीं रहेगा तो वही सेम मैकेनिज्म कि ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम के साथ साथ ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ तो हाइपरटेंशन की स्टेट रिड्यूस हो जाएगी। एक तो डायूरेटिक्स, एक तो हमने डायूरेसिस करवा दी, जो एक्सेसिव फ्लूइड था उसको रिमूव करवा दिया बॉडी से। दूसरी क्लास देखें हम, डायरेक्ट वेजो डायलेटर्स। नाम से शो रहा है वेजो डायलेटर्स, वेजो डायलेशन करवानी है। अगर वेजो डायलेशन करवाएंगे, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुई तो हमारे पास जो है वो हाइपरटेंशन की स्टेट ख़त्म हो जाएगी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल पे आ जाएगा, लो हो जाएगा, नॉर्मल लेवल पे आएगा। और अब दो तरह के डायरेक्ट वेजो डायलेटर्स हैं। ऐसे वेजो डायलेटर्स जो आर्टीरियोल पे एक्ट करते हैं, ऐसे वेजो डायलेटर्स जो आर्टीरियोल और वेन्यूल पर एक्ट करते हैं। आर्टेरियोल पे जो एक्ट करते हैं दोज कैन बी ओरल, जो ओरल हम लेते हैं, ओरल रूट के थ्रू लेते हैं, जो और दूसरे जो पेरेंटरल रूट के थ्रू लेते हैं। ओरल रूट के थ्रू हाइड्रोलाजीन, मिनी ऑक्सीडिल, एंड पेरेंटरल रूट के थ्रू फेनोल्डोपाम एम डाइऑक्साइड। अब दूसरे जो आर्टीरियोलर और वेन्यूलर दोनों पे एक्ट करते हैं, दैट आर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। लेकिन मतलब आर्टीरियोल्स दोनों में कॉमन है। आर्टीरियोल्स ऐसे वेसल्स हैं जिन पे हम एक्ट करवा के, उसकी डायलेशन करवा के मोस्टली हम अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करवा सकते हैं। दैट्स वाई आर्टेरियोल्स आर इंपॉर्टेंट। सिंपैथोप्लेजिक्स, जनरली हम कहें तो सिंपैथोलाइटिक्स है, हमने एएनएस में स्टडी किए थे, उसी में हम देखते हैं अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, और फर्दर हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? इन द वेसल्स। सो द वंस, अगर वेसल्स की डायलेशन करवा दें अल्फा ब्लॉकर्स तो एज अ रिजल्ट हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स हमने पढ़े थे, प्राजोसिन एंड टेराजोसिन, जो सेलेक्टिवली अल्फा 1 पे एक्ट करते हैं। अल्फा 1 होते हैं इन द वेसल्स, अल्फा नॉन सेलेक्टिव जो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों पे एक्ट करते हैं, और ये होते हैं फेंटोलामीन, टोलाजोलिन। अब सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव दोनों का हमें फ़ायदा है, लेकिन मोर स्पेसिफिक जो है वो सेलेक्टिव है, क्योंकि वो सिंपल, उसका कोई साइड इफेक्ट, दूसरा साइड इफेक्ट कम होगा, अल्फा 2 का साइड इफेक्ट कम होगा, इसीलिए अल्फा 1 पे सिर्फ इफेक्ट करेंगे। नॉन सेलेक्टिव हम तब यूज़ करते हैं जब बंदे को कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती और हमारे पास कोई और ऑप्शन ना हो, ये कम यूज़ किए जाते हैं नॉन सेलेक्टिव। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर जो है वो हार्ट पे एक्ट करते हैं। कार्डियो सेलेक्टिव, अब बीटा रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। अब अगर किसी बंदे को एस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसको नॉन सेलेक्टिव दे सकते हैं, नॉन कार्डियो सेलेक्टिव दे सकते हैं, प्रोपेनोल, निडोलोल। अगर किसी बंदा को साथ एस्थमा की प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रोंकाई में हमारे पास होते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर्स। अब कार्डियो सेलेक्टिव, अगर किसी बंदे को एस्थमा की प्रॉब्लम है तो हम उसको सिर्फ कार्डियो सेलेक्टिव देंगे जो हार्ट पे सिर्फ एक्ट करेगी, तो एटिनोलोल एंड एसब्यूटालोल। नॉन कार्डियो सेलेक्टिव हम उस बंदे को दे सकते हैं जिसको एस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है और अल्फा 2 को बीटा 2 को स्टिमुलेट करवाने में भी कोई मसला नहीं है, दैट इज प्रोपेनोलोल एंड निडोलोल। तीसरी हमने क्लास पढ़ी थी एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स, तो न्यूरॉन ब्लॉकेज करते हैं, इसमें हमारे पास रेजरपीन, गोनाथिडीन एक्सेट्रा। गैंग्लियन ब्लॉकर्स जो सेल बॉडी के क्लस्टर्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं, एक हायर लेवल है, मतलब एक लेवल होता है एट द लेवल ऑफ रिसेप्टर्स, रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर सकते हैं, और दूसरा हम पूरे गैंग्लियन जो उसको स्टिमुलेट कर रहा है रिसेप्टर को, उसी को ब्लॉक कर सकते हैं। दीज गैंग्लियन ब्लॉकर्स आर ट्राइमेथाफेन एंड पेम्पिडीन एक्सेट्रा। सेंट्रल सिंपैथोप्लेजिस सेंट्रली एक्टिंग मैकेनिज्म है मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, गुआनिफिसिन। और इन नॉन स्पेसिफिसिटी की एक और आती है एग्जांपल, बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें लेबेटालोल, कार्बिडोल एक्सेट्रा. So alpha blockers, beta blockers, and alpha and beta blockers all can be used
डिपेंड करता है हमारे पेशेंट की क्या कंडीशन है। अगर बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन है तो हम उसको स्पेसिफिक देंगे, सेलेक्टिव ड्रग देंगे। अगर उसको कोई और इफेक्ट नहीं हो रहा तो हम अकॉर्डिंगली नॉन सेलेक्टिव भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब कैल्शियम जो है वो हाइपरटेंशन की स्टेट इंड्यूस करवाता है। अगर हम कैल्शियम के आयन जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करेंगे दैट विल लीड टू लो ब्लड प्रेशर। कैल्शियम मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईसीजी पे अफेक्ट करता है, उनका उसका अफेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हम आगे जाके देखते हैं। ड्रग्स इंटरफेयरिंग विद रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। हमने बात की पहले कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करवाता है। अब अगर हम बात करें, अगर हम देख लें सिर्फ मैकेनिज्म देखें कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कैसे अफेक्ट कर रहा है। किडनी से रेनिन रिलीज होता है, रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 2 को 2 में कन्वर्ट करवाता है और फिर एंजियोटेंसिन 2 के ऐसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स हैं जो हाइपरटेंशन को की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर हम इस पूरे सिस्टम को इनहिबिट करें तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई लेवल से नॉर्मल लेवल पे आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिफरेंट लेवल्स हैं जिस पे हम इसको इनहिबिट कर सकते हैं। अगर हम पहले बात करें एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में ही कन्वर्ट ना होने दें तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हाइपरटेंशन नहीं होगी। उसमें आ जाता है हमारे पास रेनिन। रेनिन को अगर इनहिबिट करेंगे तो एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा। एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनटू एंजियोटेंसिन 2। अगर हम इस एस एंजाइम को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 को नहीं बनने देगा, 1 से 2 नहीं बनेगा। दूसरा मैकेनिज्म, अगर अब एंजियोटेंसिन ऑब्वियसली किसी रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड हो के अपना इफेक्ट देगा, तो अगर हम एंजियोटेंसिन को अपने रिसेप्टर्स पर लगने ही ना दें, अटैच ही ना होने दें, तो एंजियोटेंसिन 2 अपना इफेक्ट नहीं दे सकेगा। अब ये इसी 3 लेवल्स पे हमारे पास क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें रेनिन एंटागोनिस्ट्स। रेनिन एंटागोनिस्ट अगर हम वो क्या करते हैं, इस रेनिन को ब्लॉक करते हैं, रेनिन को कन्वर्ट नहीं कर एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट नहीं करने देते एंजियोटेंसिन 1 में। जब रेनिन नहीं है तो एंजियोटेंसिन 1 नहीं बना तो आगे ये पूरा पाथवे पूरा ही नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रहेगा। दूसरा हमारे पास है एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। अगर हमने इस एंजाइम को इनहिबिट किया तो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बना तो आगे ये वेजोकंस्ट्रिक्शन वगैरह ये कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा, हमारा हाई ब्लड प्रेशर जाएगा ही नहीं, वो हाई से नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रहेगा। तीसरा बहुत एस एंड वेजोपेप्टाइडेज इनहिबिटर्स। वेजोपेप्टाइड ये वेसल्स के लेवल पे एक्ट करते हैं और एस को भी इनहिबिट कर रहे हैं और वेजोपेप्टाइडेज को भी इनहिबिट कर रहे हैं और ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं और हाइपरटेंशन की तरफ नहीं लेके जाते। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर की बात हुई कि अगर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंजियोटेंसिन 2 अपने रिसेप्टर पे लगेगा ही नहीं, अटैच ही नहीं होगा तो वो अपना इफेक्ट दे ही नहीं सकता, तो इनको हम कहते हैं ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो सिंपली ड्रग्स इंटरफेयरिंग विद रेनिन एंजियोटेंसिन का सिस्टम ये है कि वो 3 लेवल्स पे एक्ट करता है और डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू अल्टीमेटली एंजियोटेंसिन को अपना इफेक्ट देने नहीं देता। सो दैट इज इट अबाउट द pharmacological therapy of hypertension.